नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन 7वां है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण कि इसका जो आधा पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं और बाकी का जो आधा पार्ट है अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो पहली वीडियो में अपने क्या देखा कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन क्यों काटते हैं, वनोन्मूलन क्या है, संरक्षण कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, राष्ट्रीय अभयारण्य क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये सारे जो अपने टॉपिक हैं पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो आगे का जो पार्ट है इस वीडियो में देखते हैं। तो देखो, जैव विविधता क्या है। क्या देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का अर्थ है जीवों की प्रजाति में विविधता, कि जीवों की जो प्रजातियां हैं उनमें क्या क्या अंतर है, उसे इसका अर्थ है जैव विविधता से। जीवों की प्रजाति में विविधता कि हमारी पृथ्वी पर पौधे एवं जंतुओं की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में आपसी भिन्नता को ही अपने आप आस पड़ोस में, घर में कोई भी जैसे दो पौधे या कोई दो जीव देखते हो तो दोनों में क्या होती है, अलग अलग होते हैं। दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और उन सभी में भिन्नता होती है कि कोई किस प्रकार का होता है, कोई किसी का आकार कैसा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी के पैर कैसे होते हैं तो किसी के पंख कैसे होते हैं। तो ये सभी में क्या है, अंतर है। इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं, जीवों की प्रजातियों में जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर है, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को उस क्षेत्र का क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। कि आपने देखा होगा कि जो आते हैं प्याज वाले वो क्या कहते हैं, सिक्कर के प्याज, और कोई अपने और चीज़ लेने जाते हैं, कोई कहते हैं जैसे किन्नू हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, गंगानगर के। तो इस प्रकार सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण है। कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी होती है, गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं नॉर्मल गर्मी होती है। तो उसी के अनुरूप कहीं कौन सा वन पाया जाता है और कहीं कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग पाया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ कि किसी विशेष क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उसे उस क्षेत्र के क्या कहते हैं, वनस्पति जात कहते हैं। जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, अर्जुन, ताड़, बरगद आदि ये क्या है, वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे ही क्या है, जीव जंतु भी सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो फिर उस जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का प्राणी जात कह देते हैं। वनस्पति पेड़ पौधों को क्या कह देते हैं, वनस्पति जात कह देते हैं। तो जीव जंतुओं को उस क्षेत्र का क्या कह देते हैं, प्राणी जात कह देते हैं। हिरन, तेंदुआ, कुत्ता, भेड़िया की सभी जगह अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जीव जंतुओं को क्या कह देते हैं, प्राणी जात। पेड़ पौधों को क्या कह देते हैं, वनस्पति जात। कि उस क्षेत्र से संबंध है, यहाँ पर ये रहते हैं। इनका प्रजाति क्या है, प्रजाति क्या है कि सजीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। एक ही जाति, प्रजाति का अर्थ होता है एक ही जाति। इस लाइन का मतलब यही है, एक ही जाति के लोगों को उसकी क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। कि किसी प्रजाति के सदस्य केवल अपनी ही प्रजाति के सदस्य के साथ जनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं, एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के साथ नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, एक ही जाति के लोगों को या एक ही जाति के समूह को क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी आम के पेड़ एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। सभी आम के पेड़ एक ही प्रजाति के सदस्य होते हैं। सभी बरगद के पेड़ एक ही प्रजाति के, सभी बिल्लियां एक ही प्रजाति में हैं
और सभी कुत्ते एक ही प्रजाति में हैं। एक कुत्ता और एक बिल्ली दोनों मिलकर एक प्रजाति में नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो यही है ना कि इसी प्रजाति के सदस्य केवल अपनी ही प्रजाति के सदस्य के साथ जनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। सभी आम के पेड़ एक ही जाति के सदस्यों को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। जैसे सभी बाघ एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, सभी हिरण एक ही प्रजाति के सदस्य हैं, सभी आम एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। एक बाघ और एक हिरण एक प्रजाति के सदस्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रजाति के सदस्य उन्हीं को कहा गया है जिनमें जनन प्रक्रिया जिनकी आपस में होती है, एक ही जाति में होती है, उन्हें कहा गया है। इसके बाद देखो रेड डाटा बुक। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? जिसमें लुप्त हो चुके जीवों एवं लुप्त होने वाले जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें लुप्त हो चुके जीवों एवं लुप्त होने वाले जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड का अर्थ लाल, लाल खतरे का निशान होता है, लाल खतरे का निशान होता है। डाटा बुक, उसमें डाटा रखा जाता है। बुक कोई पुस्तक है, तो खतरे वाली चीजों को पुस्तक का रिकॉर्ड रखा जाता है जिस पुस्तक में, उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। कि वह पुस्तक जिसमें लुप्त हो चुके हैं या फिर लुप्त होने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। ऐसे नहीं है कि एक ही पुस्तक है, उसी में पौधे, उसी में जीव जंतु और उसी में सभी एक ही पुस्तक में रख दिया। सभी के लिए अलग अलग है। पेड़ पौधों के लिए अलग है, जीव जंतुओं के लिए अलग है, अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर समय समय पर रेड डाटा पुस्तकें प्रकाशित करती रहती है जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का विवरण होता है। ये IUCN है ना, ये समय समय पर रेड डाटा पुस्तकें प्रकाशित करती है। इसमें क्या है? संकटापन्न स्पीसीज का विवरण रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो प्रवासी पक्षी कि कुछ पक्षियों की प्रजातियां हर मौसम में एक ही स्थान पर नहीं रहते। कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं वो हर मौसम में एक ही स्थान पर नहीं रहते। गर्मी के मौसम में कहीं और चले जाते हैं और सर्दी के मौसम में कहीं और, अपने मतलब रहने के अनुकूल यहाँ पर वातावरण होता है वे वहाँ पर चले जाते हैं। तो ऐसे मौसम में वो क्या करते हैं? निश्चित प्रदेशों में जाकर मौसम के अनुकूल अपने प्रदेशों में आते हैं। तो ऐसे पक्षी अपना अधिकांश समय बाहर गुजारते हैं, यात्रा में ही गुजारते हैं। तो ऐसे पक्षियों को क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? जो पक्षी अपने मौसम के अनुसार दूसरी जगह जाकर अपना जीवन यापन करते हैं और वापस पुनः उस मौसम के आने पर ही वे वापस वहीं पर आते हैं। ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं, क्योंकि ये गर्मी में रहने वाले पक्षी हमेशा गर्मी में ही रह सकते हैं। सर्दी के मौसम में ये जीवन यापन नहीं कर सकते, तो सर्दी में ही जहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं यहाँ पे गर्मी हो, तो सर्दी में रहने वाले सर्दी में रहते हैं, तो वो यहाँ पर सर्दी हो दूसरी जगह चले जाते हैं जब वहाँ पे गर्मी हो। तो इस प्रकार ये अपना ज़्यादातर जो समय है ये कहाँ गुजारते हैं? बाहर ही गुजारते हैं और मौसम अनुकूल होने पर ही पुनः अपने स्थान पर आते हैं। तो ऐसे पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ऐसे पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जो साइबेरियन पक्षी है ये प्रतिवर्ष ठंड के दिनों में साइबेरिया से क्या है? भारत आते हैं, क्योंकि उस समय साइबेरिया का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। साइबेरियन जो पक्षी है ये प्रतिवर्ष ठंड के दिनों में ही भारत आते हैं, क्योंकि साइबेरिया का तापमान बहुत ही कम हो जाता है और ठंड के मौसम बीतने पर ये पक्षी पुनः साइबेरिया चली जाती है। तो इन पक्षियों को इस प्रकार की यात्रा को प्रवास कहते हैं और साइबेरिया को प्रवासी पक्षी कहते हैं। साइबेरियन पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। साइबेरिया पक्षी को क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। और ये कौन से मौसम में? ठंड के दिनों में ये साइबेरिया से भारत आते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है, ये वहाँ पर जीवन यापन नहीं कर सकते। तो इनको क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसके बाद है कागज़ का पुनःचक्रण। कागज़ का उत्पादन कैसे होता है? वृक्षों को काट कर किया जाता है। कागज़ का उत्पादन
वृक्षों को काटकर किया जाता है। और एक अनुमान के अनुसार 1 टन जो कागज है वो प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज बनाने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो इसीलिए कागज का यदि पुनर्चक्रण करेंगे तो अपने बहुत सारे वृक्षों को बचा सकते हैं, जिससे अपना पर्यावरण और जंतुओं का जो संरक्षण है और पौधों का जो संरक्षण है वो क्या हो सकता है? बच सकता है। कब बच सकता है? जब हम कागज का पुनर्चक्रण करें, उसको उसकी बर्बादी न करें। तो वृक्षों को बचाने के लिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए और उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनर्चक्रण किया जा सकता है। एक ही कागज का उपयोग के लिए 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। 1 टन कागज के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? 17 वृक्षों को काटा जाता है। और वृक्षों को बचाने के लिए हमें किसकी बचत करनी चाहिए? कागज की बचत करनी चाहिए। और उपयोग में कागज का उपयोग हम कितनी बार पुनर्चक्रण में कर सकते हैं? 5 से 7 बार तक हम कागज का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। हमें कागज का पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी हम कर सकते हैं। हम केवल कागज का पुनर्चक्रण करके कागज को ही नहीं बचा सकते, बल्कि उसके उपयोग अकेले वृक्ष नहीं होते, अकेले वृक्षों को नहीं बचा सकते, उसको बनाने के लिए जल और ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। कागज उत्पादन के उपयोग में जो हानिकारक रसायन भी यूज होते हैं, रसायन यूज होते हैं, जल यूज होता है, ऊर्जा यूज होती है, तो इन सभी की हम क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं। तो हम कागज का पुनर्चक्रण क्यों करना चाहिए? कि उससे कागज की तो बचत होगी ही होगी, कागज के साथ साथ वृक्षों की बचत होगी, और वृक्षों के साथ साथ और किसकी चीज़? जल, ऊर्जा और हानिकारक रसायनों का जो उपयोग होता है उसमें भी क्या आएगी? कमी आएगी, तो उसकी भी क्या होगी? बचत होगी। तो इस प्रकार हमें कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए, जिससे हम वनों को काटने से रोक सकते हैं। इसके बाद देखो कि पुनर्वनारोपण, कि वन भूमि पर काटे हुए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से हमें नए वृक्षों का रोपण ही पूर्ण वन रोपण कहलाता है। कि वृक्षों को काट तो लिया, वन भूमि पर जब वृक्षों को काट लिया गया है तो काटे गए वृक्षों की कमी को पूरी करने के उद्देश्य से हमें क्या करना चाहिए? नए वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जिसे पूर्ण वनारोपण कहते हैं। जिससे जो संतुलन है वो बना रहे। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि वनों को काटते ही काटते जाएं, वन लगाएं ना, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारी पृथ्वी पर कौन सी गैस की वृद्धि हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे ही ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। यदि हम पेड़ पौधों को काटते ही जाएंगे और उनको नहीं लगाएंगे तो फिर उनमें क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो प्राकृतिक संतुलन फिर नहीं बना रहेगा। और प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए हमें पूर्ण वन रोपण आवश्यक है। और यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को बाधित न किया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाते हैं। यदि अपने उसको बाधित न करें ना, तो वन अपने आप भी स्थापित हो जाते हैं। तो पूर्ण वन रोपण क्यों आवश्यक है? क्योंकि वृक्षों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से और नए वृक्षों का रोपण ही क्या कहलाता है? पूर्ण वन रोपण कहलाता है। और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्ण वन रोपण आवश्यक है। और यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को बाधित न किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से वन क्षेत्र अब तक बहुत अधिक नष्ट हो चुके हैं। मानव ने बहुत सारे वन क्षेत्र क्या कर दिए हैं? नष्ट कर दिए हैं। और यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी चाहिए तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है ना, तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। और वनों की सुरक्षा के लिए भारत वन संरक्षण अधिनियम है। वनों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सभी को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इसके बिना ग्लोबल वार्मिंग तक हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं? कि पृथ्वी पर CO2 की मात्रा का बढ़ना। तो वो कब बढ़ता है? जब अपने वनों को काटते हैं। तो बहुत सारे इसके अधिनियम भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी
कईयों को इसकी जानकारी न होने के कारण दूसरे उसका क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी की हरी संपदा को बनाए रखना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।